कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्तारूढ़ दल ने 1932 का खतियान यह नारा दे करके, जहां एक और उन्होंने अर्जुन मुंडा जी की सरकार गिराई थी, 24 महीने से ज्यादा सरकार में रहे और उसके बावजूद भी उन्होंने 32 का खतियान नहीं लाया। दूसरे सदन में 3 साल ये सत्ता में रहे, 5 लाख की नौकरी देने का वादा दे करके सरकार में आए। जिनको नौकरी नहीं देंगे उनको हम 5,000 और 7,000 वेतन भत्ता देंगे, लेकिन जब नौकरी देने की बात आई तो उन्होंने 32 का खतियान लाया। आखिरकार फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया है, इसलिए इस राज्य को संवारने की जिम्मेवारी भी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर है। उनको ऐसा कहिए कि उनका दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया, इसलिए इस प्रकार से बोलते रहते हैं। और उनका बोली को जो है सो एक जोकर को जो होता है ना, जो बात को कोई ध्यान नहीं देता है, वही है सो पूरे राज्य की जनता जोकर समझ करके उसको केयर नहीं करती है। जिंदा रखना चाहते हैं और ये लटकाने भटकाने और अटकाने का काम करके यहाँ के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ सब्ज बाग दिखा करके एक पोस्ट डेटेड चेक, एक भविष्य का इंश्योरेंस देकर के फिर एक बार ठगने का काम किया है। मुझे लगता है झारखंड की जनता, विशेषकर युवा, आज जितने निराश होंगे इससे पहले कभी नहीं होंगे। और आने वाले जो चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में इस झारखंड की सरकार को, जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, इसको इस बार अच्छी तरह से सबक सिखाना। इसमें अलग क्या विषय था, लेकिन आज जिस तरह से वनांचल के नाम को इन्होंने हटाया है और जो चिन्हितीकरण में जिस तरह से इनका घपला किया है और जिस तरह से झारखंड के आंदोलन को इन्होंने 1994 में ही दफना दिया था, इनको राज्य से मतलब नहीं था, इन्होंने जैक पे समझौता कर लिया था, पैसे ले लिए थे और उस आंदोलन को खत्म कर दिया था। और यही इनका नियति है और यही इनका, न तो इनका नीति स्पष्ट है और न इनका नियत स्पष्ट है। ये लगातार प्रदेश के नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार आज झारखंड इस्तेमाल करने दीजिएगा। ये सिर्फ बाबूलाल जी का कहना नहीं है, ये बाबूलाल जी के माध्यम से राजधनवार में जो 3 लाख 3.5 लाख जो जनता ने उनको प्रतिनिधित्व दिया है, प्रतिनिधि के रूप में चुना है, ये उसका भी अवमानना है। आप देख रहे हैं केवल सच। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथा दिन भी काफी हागमेदार रहा। विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। 2 बार राज्यपाल के द्वारा 1932 का खतियान वापस लौटने के बाद पुनः उस पर बिना किसी संशोधन के 9वीं अनुसूची में डालकर राज्यपाल के पास भेजे जाने से विपक्ष के नेता में काफी नाराजगी थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 1932 के खतियान पर चर्चा करना चाहते थे, वो हाथ खड़ा किए रहे, लेकिन स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। भाजपा के विधायक स्पीकर के इस रवैये से काफी नाराज नजर आए। सभी विधायकों ने स्पीकर रविंद्र नाथ महतो सरकार के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया। आज झारखंड विधानसभा के माध्यम से हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया और इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को, जिसको माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सदन के सामने पढ़ करके उसका सूचना दिया, और वो प्रस्ताव इस विषय पर था कि आज प्रदेश के हमारे नौजवान सड़कों पर हैं, प्रदेश के युवा नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पंचायत स्वयंसेवक संघर्ष कर रहे हैं, हमारे आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका, जलसहिया, ऐसे सारे जो सरकारी विधा के कर्मी है वो सड़क पर है। और इसीलिए सदन के माध्यम से हमने सरकार से ये मांग किया था कि इस सदन के माध्यम से सरकार इस पर चर्चा कराए और चर्चा करा करके हितों का, जो युवाओं के सवाल है, जो रोजगार के सवाल है, उसके बारे में करे और सरकार अपनी नियोजन नीति को स्पष्ट करे। इसलिए ना इनकी नियोजन नीति स्पष्ट नहीं रहने के कारण आज प्रदेश के युवा लगातार संघर्षरत है। वही दूसरी पाली में पूरे राज्य ने देखा है और आपके माध्यम से हमने देखा है कि किस प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी एक विधानसभा सदस्य होने के नाते भी ज्वलंत विषय पर लगातार हाथ उठाए रहे और पता नहीं लोकतंत्र के मंदिर में उनकी आवाज को नहीं सुना गया। नेता प्रतिपक्ष जी ने अध्यक्ष जी से आग्रह किया, सारे सदस्यों ने आग्रह किया, आखिर सरकार बाबूलाल मरांडी जी से क्यों डरी हुई है? किसके इशारे पर उनको बोलने से एक सदस्य के अधिकार से वंचित किया जा रहा है? यह आपके माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं और राज्य की जनता को भी बताना चाहते हैं। ये कॉपी दे दिए सबको। ये जो अभी 1932 वाला
नहीं, आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्तारूढ़ दल ने 1932 का खतियान यह नारा दे करके, जहां एक और उन्होंने अर्जुन मुंडा जी की सरकार गिराई थी, 24 महीने से ज्यादा सरकार में रहे और उसके बावजूद भी उन्होंने 32 का खतियान नहीं लाया। दूसरे सदन में 3 साल ये सत्ता में रहे, 5 लाख की नौकरी देने का वादा दे करके सरकार में आए। जिनको नौकरी नहीं देंगे उनको हम 5,000 और 7,000 वेतन भत्ता देंगे, लेकिन जब नौकरी देने की बात आई तो उन्होंने 32 का खतियान लाया। आखिरकार फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया है, इसलिए इस राज्य को संवारने की जिम्मेवारी भी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर है और दलीय बद्धता से आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के नौजवानों के हित में उस विधेयक के साथ पार्टी खड़ी रही। लेकिन आज सदन के माध्यम से सरकार ने जैसी सूचना दिया, खुद सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूचना दिया कि महामहिम राज्यपाल जी ने उस विधेयक को लौटा दिया है, तो फिर सदन के माध्यम से इसको जितनी गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए थी, क्योंकि रोजगार यह राज्य का विषय होता है और इन्होंने योजनाबद्ध तरीका से प्रदेश के नौजवानों में भ्रम डालने के लिए ये एक बार फिर जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी ने एक तिथि निर्धारित किया और प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया था, लेकिन इनको नौकरी देना है नहीं। ये इसी प्रकार से लटकाओ भटकाओ अटकाओ के योजना पर सरकार काम कर रही है और यही इनका नियति है और यही इनका न तो इनका नीति स्पष्ट है और न इनका नियत स्पष्ट है। ये लगातार प्रदेश के नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार आज झारखंड में स्थापित है। आज कहा विषय को लेकर के जो आज बिल आया वापस महामहिम राज्यपाल महोदय ने, जो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार उनके जो मंतव्य थे, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है उसके तहत जो उनका मंतव्य था, उसके साथ जो सदन की प्रॉपर्टी थी बिल को लौटाया था सरकार के माध्यम से, तो जो पढ़ करके उस पर सुझाव मांगा जा रहा था। हम लोगों ने कहा कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को बोलने का मौका दिया जाए। मैंने सदन के माध्यम से भी कहा कि 4 सालों तक आपने एक ऐसे नेता को बोलने का मौका नहीं दिया जो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री है और जो राजधनवार जैसे विधानसभा में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने 4 साल नहीं बोलने दिया, नेता सदन के रूप में आपने मान्यता नहीं दी, उनके सदस्यता उनका किधर है इसको लेकर के आपने केस चला। अब तो परिस्थितियां बदल गई है, जब नेता प्रतिपक्ष मिल गया है और वो एक सदस्य के रूप में जब सदन के अंदर उपस्थित है, तो एक सदन का राइट को भी आप यदि नहीं इस्तेमाल करने दीजिएगा। ये सिर्फ बाबूलाल जी का कहना नहीं है, ये बाबूलाल जी के माध्यम से राजधनवार में जो 3 लाख 3.5 लाख जो जनता ने उनको प्रतिनिधित्व दिया है, प्रतिनिधि के रूप में चुना है, ये उसका भी अवमानना है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार, विशेष करके राज्य सरकार, ये तो सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय तो सिर्फ माध्यम बन रहे हैं। ये राज्य सरकार बाबूलाल मरांडी जी के आवाज़ से इतनी डरती है, उनकी बातों से इतनी खौफ खाती है कि वो नहीं चाहती है कि उनकी आवाज़ इस सदन के माध्यम से, जो झारखंड की जनता का रिप्रेजेंटेशन करने वाला शब्द होता है, जो विचार होता है, उससे इस सदन को और इस झारखंड की जनता को वंचित रखना चाहती है, इसलिए उनको बोलने का मौका नहीं दिया। सरकार ने जो विधेयक पारित कराया उसको किस रूप में देखते हैं? सामने देख के बोलिए। देखिए 32 वाला जो विषय है, जिस मैंने कहा कि भाई जो बिल आई थी वापस, वो बिल पे जिस तरह से माननीय नेता सदन ने, मुख्यमंत्री जी ने एक पैराग्राफ 4 पेज का जो पढ़ा है, वो दिखलाता है कि वो कितने अपने कॉन्फिडेंस से डिगे हुए थे। वो जान रहे थे कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। एक ऐसा विषय जो झारखंड के हर एक जनता के मन में है और यह पूरी तरह से राज्य सरकार के हक और अधिकार में है कि नियोजन के लिए आप जो भी नीति बना सकते हैं, बनाना चाहिए, और राज्य सरकार के अधीन आता है और राज्य सूची के अंदर आता है। कैबिनेट के पास इतनी ताकत है कि वो नीति बना सकते हैं। और जो हम लोगों ने, जब रघुवर दास जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो हम लोगों ने यहीं से कैबिनेट से संकल्प निकाल करके लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया। इस सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार देने का वायदा तो किया, लेकिन आज तक एक भी नियोजन इस सरकार ने नहीं लिया है। ये चलते सदन में माननीय सदस्यों के प्रश्नों के जवाब में इन्होंने स्वीकार किया है
कि एक भी फ्रेश बहाली इन्होंने नहीं किया है। ये साफ दिखलाता है कि युवाओं के मुद्दे पर और विशेष करके 1932 के मुद्दे पे ये सरकार पूरी तरह से विफल है और ये चाहती है कि ये मुद्दा ही बने रहे। जिस तरह से झारखंड का मुद्दा झारखंड बना ही रहे, मुद्दा बना ही रहे। 1994 जब मौका आया था इन लोगों को, एक माननीय सदस्य को बहुत तकलीफ हो रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग नेरेटिव स्थापित कर रहे हैं। भाई वनांचल आंदोलन का कारण ही झारखंड अलग राज्य बना, इसमें क्या असत्य क्या है? 15 नवंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य बनाया, वनांचल का बिल अपने लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, वो पास हुआ। वनांचल का ही जो भूगोल था वो आज भी हम लोग यहाँ पर उपभोग कर रहे हैं, इस झारखंड का निर्माण हुआ है। इसमें असत्य क्या है? और वही झारखंड वनांचल बिल पास करके ये बड़ा हृदय दिखा करके अटल जी ने इसका नाम झारखंड रखा, इसमें अलग क्या विषय था? लेकिन आज जिस तरह से वनांचल के नाम को इन्होंने हटाया है और जो चिन्हितीकरण में जिस तरह से इनका घपला किया है और जिस तरह से झारखंड के आंदोलन को इन्होंने 1994 में ही दफना दिया था, इनको राज्य से मतलब नहीं था, इन्होंने जैक पे समझौता कर लिया था, पैसे ले लिए थे और उस आंदोलन को खत्म कर दिया था। मुझे लगता है कि वनांचल आंदोलन का परिणति था झारखंड। जिस तरह से झारखंड आंदोलन को बचा करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने, अटल जी ने छीन लिया इनसे, झारखंड अलग राज्य बना करके। अब 1932 के जिनको हमेशा उसका समाधान नहीं चाहते हैं, इसको जिंदा रखना चाहते हैं और ये लटकाने भटकाने और अटकाने का काम करके यहाँ के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ सब्ज बाग दिखा करके एक पोस्ट डेटेड चेक, एक भविष्य का इंश्योरेंस देकर के फिर एक बार ठगने का काम किया है। मुझे लगता है झारखंड की जनता, विशेषकर युवा, आज जितने निराश होंगे इससे पहले कभी नहीं होंगे। और आने वाले जो चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में इस झारखंड की सरकार को, जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, इसको इस बार अच्छी तरह से सबक सिखाना। ठीक है। पिछले साल 2022 में ध्वनि मत से सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की सहमति से हम लोगों ने उस बिल को आगे बढ़ाया था। उस समय भी हम लोगों ने कहा कि ये झारखंडी की भावना से जुड़ा हुआ ये बिल है, इसको आप इस तरह से भेजिए कि ताकि कोई त्रुटि ना रहे। लेकिन जिस तरह से आज फिर से बिल आया, हम लोगों का कहना था, बार बार हम कोशिश कर रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी से समय मांग रहे थे, लेकिन वो एक तरफा केवल सत्ता पक्ष की ओर ही देखते रहते हैं। शायद हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, हम लोगों के ऊपर नज़र नहीं आता है। हम लोग सुझाव देना चाह रहे थे कि अगर कांग्रेस जेएमएम की सरकार सचमुच 1932 खतियान आधारित नियोजन देने का काम करना चाहती है, तो उसको विधानसभा में लाने की आवश्यकता क्या है? राज्यपाल के पास भेजने की आवश्यकता क्या है? 2016 में रघुवर दास जी की सरकार ने ये निर्णय लिया और वहाँ निर्णय के उपरांत स्थानीय नीति को परिभाषित किया और वही स्थानीय नीति आज पूरे झारखंड में आज भी लागू है। पहला प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था कि मुख्यमंत्री जी से कि भाई आज झारखंड में कौन सी स्थानीय नीति चल रही है, और दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि जब 2016 की स्थानीय नीति रघुवर दास और भाजपा की सरकार ने पारित किया तो उन्होंने विधानसभा को भेजने का काम नहीं किया, विधानसभा से राज्यपाल के पास भेजने का काम नहीं किया। जब वहां पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति 2016 का आज तक लागू है, अब 4 और 3 7 साल हो गया और लाखों नौकरियां मिल गई, तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में चोर है। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन ये जनता को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इस तरह का कारनामा कर रही है। मैं आपके माध्यम से झारखंड की जनता को यही कहूंगा कि 4 साल बीत गए, ना नौकरी मिला, ना नियोजन मिला, ना स्थानीय नीति ये सरकार दे पाई, तो निश्चित तौर पर ये सरकार झारखंड के जनता को, नौजवानों को ठगने का काम कर रही है। जो उनका अधिकार है, जो झारखंड सरकार का अधिकार है स्थानीयता को परिभाषित करने का, वो जानबूझकर विधानसभा में बिल ला रही है, राज्यपाल के पास भेज रही है, 9वीं अनुसूची में भेज रही है। तो आने वाले समय में इसका परिणाम इस सरकार को भुगतना होगा और जितना इनको अटकाना है, भटकाना है, लटकाना है, लोगों को जो वादे करके आए हैं उसको
उनका वादा खिलाफी करना है। झारखंड की जनता देख रही है जिस तरह से अभी 3 राज्यों में इनका सूखड़ा कांग्रेस और एनडी गठबंधन का हुआ। आने वाले 2024 में चाहे लोकसभा हो विधानसभा में एनडी गठबंधन फिर सूखड़ा साफ होगा, जो इनका निर्णय है। के द्वारा लाया गया था। भारतीय जनता पार्टी कभी इसका विरोध रहा नहीं, बशर्ते सरकार इसी के चलते पूरे झारखंड प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं, झारखंडी हैं, इसी के हवाला देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार में आई थी। मगर आपने देखा कि आनन फानन में किस तरह से कानून को ताक में रखकर इन्होंने बिल पारित कर दिया था, फिर पुनः वापस हो गया। फिर अब चुनाव सामने आते देखकर फिर से इस बिल को वापस फिर राज्यपाल महोदय के पास भेज रहे हैं। तो हम लोग इसका विरोध नहीं है, मगर इस प्रकार से जो पूरे झारखंड को अंधकार में रखकर जो सरकार इस तरह का काम कर रहा है, ये बहुत ही गलत सोच है सरकार का। दूसरी बात है जो यहाँ पे खनन के बात जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, खनन के क्षेत्र में जो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आउटसोर्सिंग हो रहा है, तो मैं स्पष्ट शब्दों में मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोगों को पता होगा कि माननीय शिबू सोरेन जी कोयला मंत्री थे। उसी समय इस देश में 2 एकड़ में जमीन में लागू हुआ था कि 2 एकड़ जमीन में हम नौकरी देंगे। उसके पहले तो यहाँ के विस्थापित गरीब जो खतियानी थे, जो रहती थे, उनको तो आसान तरीके से नौकरी हो जाता था। मगर शिबू सोरेन जी जब कोयला मंत्री बने उस समय ये लागू किया गया, इस कानून को लागू किया गया। यहाँ के लोगों को 2 एकड़ जब तक जो जमीन नहीं देगा तब तक हम नौकरी नहीं देंगे। हमें पहले भी इस मामला को मैंने सदन में लाया है कि कोई आदिवासी गरीब दलित का 2 एकड़ जमीन नहीं है। पूर्व की भांति वैसे विस्थापितों को नौकरी दिया जाए, जिसका जमीन जैसे हो, अगर 10 डिसमिल हो उसको भी नौकरी मिलना चाहिए, 20 डिसमिल हो उसको भी नौकरी मिलना चाहिए। और हमारे क्षेत्र में हुआ भी है। मगर आज मुख्यमंत्री किस तरह से अपने आप को साफ सुथरा साबित करना चाह रहे हैं, जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा या शिबू सोरेन जी का समय हो या हेमंत सोरेन जी का समय हो, तब तब झारखंड बर्बाद हुआ है। और इसका जीता जागता उदाहरण पूरे झारखंड के लोग हैं। अब झारखंड के लोग इनके कहने और कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनका चेहरा और चरित्र पूरे झारखंड के लोग जान चुके हैं। अब किसी तरह का प्रलोभन देने से झारखंड के लोग मानने नहीं जा रहा। आने वाला समय इनको ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। आज लाखों युवा बेरोजगारी के झेल रहे हैं। आज यहाँ के लाखों युवा पूरे झारखंड प्रदेश से या लाखों युवा दूसरे प्रदेश कमाने के लिए जाते हैं और वहाँ से लाश को लाना पड़ रहा है। 75% आरक्षण का बात पहले भी इन्होंने पूर्व जो बजट सेशन था उस समय भी पारित किया था कि 75% आश्रितों की यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे। मगर क्या 75% आरक्षण पास होने के बाद भी हमें लगता है कि 1% भी लागू करवाने में असफल रहे। इसलिए ये मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए झारखंड को बरगलाने का काम कर रहा है, अंधकार में रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं पूरे झारखंड वासियों से आग्रह करना चाहेंगे, इनके पिताजी के कार्यकाल को आपने देखा, इनके कार्यकाल को देखा, अब इनके बहकावे में नहीं जाना है और झारखंड को मात्र एक बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। झारखंड राज्य को भी अलग दर्जा का दिया है तो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में दिया है। इसलिए बस यही जानकारी हम राज्य के जनता को आप लोग के माध्यम से अंसारी जी तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सदन में जनहित का मुद्दा लेके जाते ही नहीं, सिर्फ विवाद करना चाहते हैं। लाखों करोड़ों युवाओं को सवाल जो है जिसको लेकर के हमारे माननीय विधायक का स्थान लाए थे, जिसको लेकर के सरकार ने आसन ने निलंबित कर दिया, तो क्या उनको जन मुद्दा उनको दिखाई नहीं पड़ता है? उनको समझ नहीं आता है कि क्या हम लोग उन मुद्दा का जन मुद्दा नहीं है। तो उनको ऐसा कहिए कि उनका दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया, इसलिए इस प्रकार से बोलते रहते हैं। और उनका बोली को जो है सो एक जोकर को जो होता है ना, जो बात को कोई ध्यान नहीं देता है,
वही है सो पूरे राज्य की जनता जोकर समझ करके उसको केयर नहीं करती है। बाबूलाल मरांडी जी को नहीं बनने देंगे। ये कहिए कि अपमान है, इतने वरिष्ठ है सो सम्मानित सदस्य को नहीं बोलने देने का मौका नहीं देना, ये कहिए कि सो एक प्रकार का अपमान है। और आसन को निश्चित रूप से बोलने का मौका देना चाहिए था, क्योंकि गंभीर मुद्दों पर ऐसा चर्चा होनी थी। 1932 के सवाल पर चर्चा होनी थी, उनका राय भी आना चाहिए था, लेकिन ऐसा ये हाँ हाँ कह करके बुलवाएंगे वो आसन ने नहीं बुलवाया, जिससे कि पूरे राज्य की जनता आहत है, पूरा ऐसो राज्य की जनता पूरे ये कि ऐसो काफ़ी दुखी है। निश्चित रूप से शुरू दिन से ये मुख्यमंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपने किस नियम के तहत उनको बोलने नहीं देते बाबूलाल जी को, भी तो सदन के सदस्य है। एक तरफ प्रदीप यादव को आप जेबीएम का नेता मानते हैं, दूसरे तरफ प्रदीप यादव कांग्रेस के विधायक में विधायक गिने जाते हैं। कहीं ना कहीं स्पीकर शुरू से ही इनकी भावना जो है मतलब दूसरे टाइप का रहा है। विपक्षियों को सिर्फ एक तरह से वो ये करते हैं, अपना पावर का इस्तेमाल करके विपक्षियों को ये करते हैं।